हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बच्चों, कक्षा 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, ये उसका 9वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के जो 8 वीडियो हैं वो नहीं देखे हैं तो बच्चों सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो बच्चों जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अभिक्रिया की कोटि। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने कवर किया था अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। ओके, अभिक्रिया की कोटि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, ओके, या अभिक्रिया की कोटि के लक्षण भी पूछ लिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। ओके, जो भी इससे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ओके, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या को कहते हैं जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। एक बार फिर से देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या को कहते हैं जिनकी सांद्रता पर, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं मोलर सांद्रण पर, अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ओके, तो देखिए बच्चों, मान लिया एक अभिक्रिया निम्न प्रकार हो रही है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है स्मॉल ए, फिर ये कैपिटल ए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो अभिक्रिया है इसमें स्मॉल ए जो है ना, स्मॉल ए क्या है? ए की संख्या है। ओके, आप ये कह सकते हैं कि इसमें ए के कितने अणु हैं? स्मॉल ए। उसी प्रकार से प्लस बी के कितने मोल हैं? बी के मोलों की संख्या कितनी है? बी। ओके, या आप ये कह सकते हैं कि बी के अणुओं की संख्या कितनी है? स्मॉल बी। ओके, तो कैपिटल ए जो है उसके अणुओं की संख्या कितनी है? ए है। और जो कैपिटल बी है उसके अणुओं की संख्या क्या है? स्मॉल बी है, इक्वल टू उत्पाद। ओके, तो जब इस पर लगेगा वेग नियम, वेग नियम मैंने आपको पिछले की जो वीडियो है, शायद 6ठी वीडियो है या 5वीं होगी, उसमें देख लेना वेग नियम। ओके, हाँ 4थी वीडियो है, तो आप उसको देख लेना वेग नियम की, अगर आपको नहीं पता है तो जब इस पर लगेगा वेग नियम तो हो जाएगा अभिक्रिया का वेग दर आर बराबर के। ओके, ए की पावर, या आप ये कह सकते हैं ए की सामने घात एक्स और बी के सामने घात क्या हो जाएगा यहाँ पर? वाई। ओके, तो कहने का मतलब ये है, देखिए एक तो था द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। ओके, जो द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम होता है था, जब हम उसके लिए अगर हम अभिक्रिया का वेग निकालते थे तो वो डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाता? ए के सामने घात कितना हो जाता? स्मॉल ए, और बी के सामने घात कितना हो जाता? स्मॉल बी। लेकिन जब हम इस पर लगाते हैं वेग नियम तो क्या हो जाता है? यहाँ पर तो घात आती है एक्स और यहाँ पर आती है वाई, अर्थात जो घात है एक्स इसकी जगह कोई संख्या होगी और जो घात है वाई इसकी जगह भी क्या होगी? कोई संख्या होगी वाई। ओके, क्योंकि जब वेग नियम का मतलब है कि कोई भी जो अभिक्रिया हो रही होती है उसमें क्या किया जाता है, रसायन विज्ञान की जो प्रयोगशाला है उसमें जाते हैं, उसमें देखते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है ना, वो अभिकारक के मोलर के सांद्रण की किन किन घातों पर निर्भर कर रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो अभिकारक का मोलर सांद्रण कितना है? ए, और उसकी घात किस पर निर्भर करेगा? एक्स पर। उसी प्रकार से अभिकारक जो मोलर है हमारा सांद्रण बी है ना, इसकी कितनी घात पर निर्भर करेगा? वाई। ओके, मतलब कहने का ये है जितने भी अणु किसी भी अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उन सभी अणुओं की मोलर सांद्रता पर निर्भर करे। जैसे मान लें यहाँ पर ए की जगह अगर 2 होता तो ज़रूरी नहीं है कि जो अभिकारक के जो दोनों अणु हैं वे दोनों के दोनों की ही क्या करें, दोनों अणु ही जो है इसकी जो अभिकारक का मोलर सांद्रण है उसकी घात पर एक्स पर निर्भर करें, है ना। मान लिया यहाँ पर 2 अणु पार्टिसिपेट करते, ओके, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम एक ही घात उसे 2 ही लिखते, ये ज़रूरी नहीं है। ये हमें कैसे पता लगता है? ये हमें पता लगता है बच्चों लैब में जा कर के। तो लैब में जा कर के जाँच करते हैं, देखते हैं कि ये जो अभिक्रिया है ना, इसमें जो मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या है ना, तो ये कितने मोलर, इनके जो ए का जो मोलर सांद्रण है उसकी कितनी घात पर निर्भर कर रहा है। उसी प्रकार से जो बी का मोलर सांद्रण है वो उसकी कितनी घात पर निर्भर कर रहा है। तो इस संख्या को हम लिख देते हैं एक्स वाई। ओके, अब ये जो अभिक्रिया का ये जो वेग नियम लगा होगा आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा, वो आपको एग्जाम में देगा वेग नियम लगा करके। ऐसे ही आपको कोई अभिक्रिया दे देगा, वो लिखेगा वेग नियम और फिर आगे लिखेगा कि अभिक्रिया का वेग या दर
या आर बराबर ये है, तो इसकी कोटि बताइए। तो आप बताएंगे कि अभिक्रिया की कोटि मैंने इसमें लिखा है बराबर एक्स प्लस वाई। ओके, मतलब अगर आपको अभिक्रिया की कोटि निकालनी है तो वो क्या होगा, एक्स प्लस वाई, है ना। एक्स की जगह कोई संख्या होगी और वाई की जगह भी संख्या, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों का योग कर देंगे जब हमें क्या निकालनी है, अभिक्रिया की कोटि निकालनी है। ओके, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या को कहते हैं जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो जो अभिक्रिया का वेग है ना, तो जिनकी भी अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करेगा। ओके, ये जो अभिक्रिया का वेग या दर या आर है, जिनकी भी अणुओं की सांद्रता पर क्या करेगा, निर्भर करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया की कोटि। ओके, मान लें यहाँ पर 2 हो और यहाँ पर भी कितना हो, 2, तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो कुल जो अभिक्रिया का वेग है वो कितने अणुओं की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, 4 अणुओं पर। ओके, आया कुछ समझ में। ओके, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे करके समझाऊंगा कि आप अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालेंगे। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है एग्जाम में आपके, ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभिक्रिया A + 2B = C निम्न वेग नियम का पालन करती है। तो वेग नियम दिया हुआ है उसने, रेट दर बराबर, रेट या दर कह लो या आप वेग कह लो, बराबर के A के मोलर सांद्रनिक घात है 1/2 और B के मोलर सांद्रनिक घात है 3/2। कह रहा है कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या है। ओके, तो वो वेग नियम आपको खुद लगा करके देगा, आपको ये बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि ये वेग नियम हम कैसे निकालेंगे। ओके, तो वो खुद निकाल के आपको देंगे। ओके, तो इस अभिक्रिया की कोटि वो आपसे पूछ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि निकालनी है, ओके, तो आप क्या कर दो, उसकी जो घात है उनको जोड़ दो। ओके, तो अभिक्रिया की कोटि बराबर एक्स प्लस वाई आप लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स कितना है, 1/2 प्लस वाई कितना है, 3/2। तो आपको पता है दोनों के जो हर हैं वो समान है, तो अंश जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 4/2। जब हम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो अभिक्रिया की कोटि बराबर 2 आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ओके, और सपोज कीजिए अगर अभिक्रिया में, है ना, 3 अभिकारक के अणु भाग ले रहे हैं, यहाँ पर मान लिया एक और होता, है ना, तो हम वहाँ पर एक्स प्लस वाई उसको जेड मान लेते। कहने का मतलब ये है, तो हमें सारी घात जोड़ देनी है। ओके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। अब तो यहाँ पर केवल 2 ही अणु दिख रहे हैं, एक ए है, एक +2b, मान लें यहाँ पर आगे होता +3b। ओके, क्या होता +3b, तो अब हम यहाँ पर आगे और बढ़ा देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि जितने भी विकारक के अणु उसमें भाग लें, ओके, और वेग नियम में वो आपको लगा करके दिखाया कि इन इन घातों पर उसका जो वेग है वो नियम है वो निर्भर कर रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ए के मोलर सांद्रण की कितनी घात पर निर्भर कर रहा है, 1/2 पर। बी के मोलर सांद्रण कितनी घात पर निर्भर कर रहा है, अभिक्रिया का वेग 3/2। ओके, मान लिया आगे और होता वो होता यहाँ पर फिर से 2/3, तो हम सबको क्या कर देते, जोड़ देते हैं। ओके, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अभिक्रिया की कोटि के लक्षण। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जाम में जरूर इससे कुछ क्वेश्चन आपके आएगा। तो देखिए बच्चों, अब हमारा इसमें ही टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि के लक्षण, अर्थात जो अभिक्रिया की कोटि है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो पहला यह है, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है। ओके, मैंने अभी आपको बताया कि जो कोटि होती है किसी भी अभिक्रिया की, वो रसायन विज्ञान की जो प्रयोगशाला होती है उसमें जा करके ही जांच करके ही पता की जाती है। ओके, तो इसलिए इसमें लिखा कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो क्या है, प्रायोगिक मान है, इसे हम प्रयोग के द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि है ना, या आप ये कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर उसकी जो कोटि है वो ज्ञात नहीं की जा सकती है कि आप ऐसे देख करके बता दो, है ना। जैसे भी ये अभिक्रिया हो रही है तो हम इसमें देख करके नहीं बता सकते कि इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है। अभी आए ना बात समझ में, है ना। तो दूसरा है, इसका कोई मात्रक भी नहीं होता है। ओके, जो अभिक्रिया की कोटि इसका कोई मात्रक भी नहीं होता। और तीसरा है कि जो कोटि है वो शून्य भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी और भिन्नात्मक भी हो सकती है। भिन्नात्मक अभी आपने देखी थी, है ना। और अभी जो थी ये यहाँ पर आप देख रहे थे कि इसका जो सांद्रण था वो कितने घात पर निर्भर कर रहा था, सिर्फ 1/2 घात पर। अगर इसमें कोई दूसरा अणु भाग नहीं लेता, पार्टिसिपेट नहीं करता, ये वाली जो थी, है ना, ये वाली 1/2 यहाँ पर, तो इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, सिर्फ 1/2 ही रहती है। मान लिया अगर इसमें ए अणु ही भाग लेता, है ना, और इस पर घात कितनी होती है, 1/2। ओके, तो इसकी कोटि कितनी होती है, सिर्फ 1/2। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अभिक्रिया की कोटि है वो शून्य भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है। ओके, तो बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।
तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि अभिक्रिया की कोटि क्या है ना, और अभिक्रिया की कोटि हम कैसे निकालते हैं, और अभिक्रिया की कोटि के लक्षण क्या होते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो आज की हमारी क्लास है वो अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, तो बच्चों अगर आपको हमारी जो क्लास है वो समझ आई है तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सभी साथियों में शेयर करें, क्योंकि बच्चों वीडियो को बनाने में लगती है बहुत ज़्यादा मेहनत, समय भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू क्लास आपको मिलती रहे, नोट्स आपको ऐसे ही मिलते रहें, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।